बचे हुए पुलाव की खिचड़ी बना लो। मधु, आज खाने में क्या बना है? बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से ले आओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ठीक है, खाना लाती हूँ, बस बन ही गया है। बहू, अगर राजीव के लिए खाना लगा रही हो तो मेरे लिए भी लगा दो, भूख लग रही है बहुत। हाँ बहू, अम्मा जी के साथ साथ मेरे लिए भी लगा दो, फिर तुम्हारे ससुर जी आएंगे तो। मैं भी आ ही गया हूँ, मेरे लिए भी लगा ही दो बहू। ये दही लाया था, खिचड़ी के साथ रायता भी डाल लेना। बाबूजी, खिचड़ी तो मैंने बनाई नहीं, आलू मेथी और रोटी बनाई है। अरे बहू, कभी कभी खिचड़ी भी बना लिया करो। मुझ बूढ़ी के दांतों में अब रोटी चबाने की ताकत नहीं है, सारी दाढ़ें टूट गई हैं, टुकड़े टुकड़े बचे हैं। मुझे तो तुम दूध में ब्रेड दे दो। कैसी बातें कर रही हो अम्मा जी, खिचड़ी बनाने में देर ही कितनी लगती है। बहू, सबके लिए एक सीटी दिलाकर खिचड़ी बना लो। मधु रसोई में गई और सबके लिए खिचड़ी बना लाई। वो तो खाई ही सबने, रोटी भी अलग से खाई। दादी माँ, आप तो बोल रही थी कि आप रोटी नहीं खाओगे, फिर आप रोटी कैसे खा रहे हो? खाने दो ना बहू, ऐसे किसी को खाते हुए टोकना अच्छी बात नहीं। अच्छा, मतलब कोई खाना बना कर चुके और स्पेशल खिचड़ी बनाने को बोला जाए, वो बड़ी अच्छी बात है। मधु को गुस्सा आ गया और वो कमरे में चली गई। देखो तो, बेटे की बहू ने आज तक आगे नहीं बोला और पोते की बहू इतना आगे बोल गई। मधु गुस्सा थी, उसके साथ अक्सर ऐसे ही होता था। जब देखो घर में सब खिचड़ी के लिए ही बोलते रहते थे। मधु के ससुराल में बुआ के घर पिछले दिनों शादी हुई थी। बहू की पहली रसोई थी, इसलिए बुआ ने सबको पहली रसोई के लिए बुलावा दिया। ननद जी ने शिल्पा की पहली रसोई के लिए हम सभी को न्योता दिया है, सभी को जाना है। मेरी बेटी के घर फंक्शन है, मैं तो जरूर जाऊंगी अपनी नाती बहू के हाथ का मीठा मीठा हलवा खाने। तो ठीक है माँ, कल सुबह का फंक्शन है तो आज शाम को ही चलते हैं, रात वहीं रुक जाएंगे। राजीव, कल तुम्हारी भी ऑफिस की छुट्टी है, चलते हैं। ठीक है पापा। मधु, मेरी व्हाइट शर्ट प्रेस कर दो। माँ जी, पुलाव बन गया था। हाँ, सबने आज बहू को पुलाव बनाने के लिए बोला था, खासकर मैंने ही बनवाए थे मधु को कहकर। एक काम करो बहू, पुलाव को डिब्बे में भर लो, वहाँ ननद जी ने कोई तरी वाली सब्जी बनाई होगी, वहीं लग जाएंगे। या तो फिर हम लोग कल शाम को या रात में आएंगे तो पता नहीं खा कर आएंगे या लेकर। ठीक है माँ जी। सब लोग बुआ जी के घर पहुँचते हैं। शिल्पा, हनीमून पर कहाँ जाने का प्लान है? पता नहीं, ये तो गोवा बोल रहे हैं, बाकी मेरा मन है पहले वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए। अच्छी बात है, पहले भगवान का आशीर्वाद जरूरी है। अभी शिल्पा और मधु बात कर ही रहे थे कि तभी बुआ जी आ गई। मधु, रात के खाने में राजमा चावल और पनीर बनवा रही हूँ, सही है? जी बुआ जी। अरे हाँ बुआ जी, वो मैं डिब्बे में पुलाव लाई थी, वो अगर चाहिए हो तो निकाल लो, मैंने घर पर बना लिए थे। चावल तो बन गए हैं, एक काम करती हूँ, अगर कम पड़ेंगे तो वो डिब्बा भी खोल लेंगे। तुम दोनों भी आ जाओ। वरुण बेटा, राजीव बेटा, आ जाओ तुम दोनों भी, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो। हाँ मम्मी, आ रहा हूँ। आया बुआ जी। रात को सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। अगली सुबह शिल्पा की पहली रसोई थी। शिल्पा ने सबके लिए बहुत ही टेस्टी हलवा बनाया। बहुत बढ़िया हलवा बनाया है बहू, मेरे दांत नहीं है इसीलिए मुझे तो हलवा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू नानी माँ। अरे भाई, सब लोग हलवा खा चुके हो तो एक बात सुन लो। कौन सी बात पापा? शिल्पा बहू ने पहली रसोई में बहुत ही टेस्टी हलवा बनाया है। तुम सब भी आए हुए हो तो मेरा विचार है हम सब शिव मंदिर चलें, वरुण और शिल्पा को दर्शन करवा आएंगे। बहुत अच्छी बात है दामाद जी, काफी समय से मैं भी मंदिर नहीं गई, इसी बहाने मैं भी दर्शन कराऊंगी। बोलते बोलते दादी की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ माँ, अब रोने क्यों लगी? अरे पुष्पा, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज मेरे बेटे और मेरी बेटी दोनों का परिवार साथ है, कितनी खुशी की बात है। तुम्हारे बाबूजी की आत्मा बहुत खुश होगी। दादी माँ, आप हमारी जान हो, उस दिन के लिए सॉरी, मैंने आपको खिचड़ी के लिए गुस्सा किया। चल पागल, इतनी सी बात के लिए कोई सॉरी बोलते हैं? तू तो मेरे राजीव की बहू है, मेरी बेटी की तरह है। मधु भाभी, खिचड़ी वाली क्या बात है? आकर बताऊंगी आराम से। सब लोग शिव मंदिर घूमने जाते हैं। शिल्पा और मधु अपने फोन से सबकी फोटो खींचती हैं। यहाँ पास ही एक बहुत बढ़िया ढाबा है, चलो वहाँ चाय नाश्ता कुछ खा लेते हैं। सब लोग एक ढाबे से खाना ऑर्डर करते हैं। जीजा जी, अम्मा जी के लिए तो खिचड़ी ऑर्डर कर देना, आराम से खा लेती हैं। हाँ, मैं वही खा लूंगी, बाकी तुम सब देख लो जो खाना है। मधु भाभी, ये नानी माँ को खिचड़ी से बड़ा प्यार है, बताओ तो किस वजह से उस दिन बात हुई थी? हाँ बताती हूँ, वो कुछ नहीं, बस अचानक से जब खाना बना चुकी थी तब। मधु शिल्पा को उस दिन की सारी बात बताती है।
भाभी, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास। कुछ समय बाद सब लोग घर पहुंचते हैं। उस रात बुआ जी ने सबको रोक लिया। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ वो सुबह हमने हैवी खा लिया, अब कुछ हल्का बना लेते हैं जो नानी माँ भी खा लें। मम्मी जी, मेरे पास एक आइडिया है, वो पुलाव जो कल मधु भाभी लाई थी उसकी खिचड़ी बना लेते हैं। वो कैसे बनाएंगे बहू? नानी माँ, आप बस देखते जाओ मैं कैसे पुलाव की खिचड़ी बनाती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। शिल्पा ने बहुत ही समझदारी के साथ फ्रिज में रखा हुआ पुलाव निकाला। उसने सबसे पहले चावल और सब्जियों से बने पुलाव को एक प्रेशर कुकर में डाला। उसने उसमें पानी, थोड़ा नमक, हल्दी और मसाले डाले और फिर कुकर बंद कर दिया। कुकर से भाप निकलने के बाद उसने उसे खोला। पुलाव के दाने गल चुके थे और खिचड़ी की तरह मिल गए थे। अरे वाह, ये तो सच में खिचड़ी जैसी दिख रही है, लेकिन इसका स्वाद पुलाव जैसा है। वाह शिल्पा, ये तो कमाल है, पुलाव का स्वाद भी है और खिचड़ी जैसी मुलायम भी। मुझे ये तरीका पहले क्यों नहीं सूझा? मधु भाभी, कभी कभी हमें चीजों को नए नजरिए से देखना चाहिए। पुलाव खराब नहीं हुआ था, बस उसे एक नया रूप देने की जरूरत थी। शिल्पा बहू, तुम बहुत समझदार हो। हमें भी लगा था कि पुलाव की खिचड़ी कैसे बनेगी, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। मधु बहू, अब तुम भी बचे हुए पुलाव की खिचड़ी बना लिया करो, इससे तुम्हारा समय भी बचेगा और तुम्हारी दादी सास भी खुश रहेंगी। सही कह रही हो माँ जी, शिल्पा ने तो मेरी प्रॉब्लम का सलूशन सच में ढूंढ लिया। शिल्पा ने सबको प्यार से देखा। उसने साबित कर दिया था कि घर में सामंजस्य और आपसी समझ से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। उस रात सबने बड़े प्यार से पुलाव की खिचड़ी खाई और एक दूसरे के साथ खूब हंसे बोले। मधु भी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके घर में हर कोई बिना किसी झगड़े के मिलकर खाना खाएगा, क्योंकि मधु बचे हुए पुलाव की खिचड़ी बना दिया करेगी। नंदपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव, जहां रवि अपनी पत्नी सीता और 20 साल की बेटी रिया के साथ रहता था। रिया जवान हो गई थी और रवि को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी। ऐसे ही एक रोज, अरे भाग्यवान, सुनती हो? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम भूल तो नहीं गई? अपनी बेटी को ठीक से तैयार कर देना, उसको देखने कल लड़के वाले आने वाले हैं। रिया अपने पिताजी के मुंह से ये बात सुनकर घबरा गई। पिताजी, आपको जहाँ शादी करनी है आप कर दीजिए, बस एक बात का ध्यान रखना, आप जिस भी परिवार में शादी करें बस वो परिवार बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस घर में हम 3 लोग रहते हैं बस, और मुझे जरा सा भी सन्नाटा सुनकर डर लग जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ अब मैं जिस घर में जाऊं वो भरा पूरा हो, ताकि मेरा मन लगा रहे और घर में रौनक ही रौनक हो। अरे बेटी, तू चिंता मत कर, कल जो लोग आ रहे हैं उनका परिवार बहुत बड़ा है, तू सोच भी नहीं सकती उससे भी बड़ा है। ये सुनकर रिया खुश हो जाती है। अगले दिन रिया को देखने लड़के वाले आ जाते हैं और रिया सबके लिए चाय लेकर जाती है, और इतने बड़े परिवार को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसने अपने ही घर में इतना बड़ा परिवार जो देखा था। सचिन नाम का लड़का रिया को देखते ही पसंद कर लेता है और रिया को भी सचिन पसंद आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद सचिन की शादी रिया से हो जाती है और जब वो ब्याह कर अपने ससुराल आती है। सचिन, जब तुम लोग मुझे देखने आए थे तब बस 10 ही लोग आए थे। रिया, वो दरअसल बात यह है कि जब हम लोग तुम्हारे घर आए थे उस वक्त छोटे पापा और बड़े पापा का परिवार बेंगलोर शहर में था, इसीलिए वो आ नहीं पाए थे। पर जब सब लोग यहाँ आ गए तो अब 50 लोगों का परिवार बन चुका है। ये सब सुनकर रिया हैरान रह गई। इतने सब लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बड़ी पार्टी में आई हूँ जहाँ खूब सारे लोग हैं। फिर अगले दिन अपनी पहली रसोई वाले दिन, माँ जी अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? बहू, जो भी तुझे अच्छा सा बनाना आता है बना ला, हम सब तेरे हाथ से कुछ भी खा लेंगे। जी सासू माँ, मैं अभी सबके लिए कुछ बढ़िया सा बना कर ले आती हूँ। रिया जल्दी से रसोई में चली गई जहाँ खूब सारी सब्जियां रखी हुई थी। अगर सीताफल बनाऊंगी तो हो सकता है देवर लोग ना खाएं, और भिंडी की सब्जी बनाऊंगी तो पता चले कि वो ना खाएं। तो अब क्या बनाऊं इतने सारे कुनबे के लिए? अगर रोटी भी बनाई तो कितनी सारी बनानी पड़ेगी। रिया बेटा, तुझे ही शौक था ना कि मेरा ससुराल भरा पूरा हो, अब पता चलेगा तुझे जब इतनी रोटियां बेलनी पड़ेंगी। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रिया, तू क्या कर सकती है? ऐसा क्या बनाऊं कि झट से पक भी जाए और जरा मेहनत भी ना लगे? आइडिया। रिया झट से बढ़िया सा वेजिटेबल पुलाव बनाकर तैयार कर लेती है। बाहर सभी टेबल पर बैठे हुए खाने का इंतजार कर रहे थे। भाभी, जोरों की भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना लाओ। नई बहू खाना लेकर आती है और सबको वेजिटेबल पुलाव अपनी पहली रसोई में परोसती है। ये क्या है बहू, चावल? इसे चावल नहीं माँ जी, वेजिटेबल पुलाव कहते हैं। मेरी माँ कहती थी कि मैं ये सबसे अच्छा बनाती हूँ, इसलिए पहली रसोई में सबके लिए यही बनाया। ओफो भाग्यवान, नखरे क्यों करती हो? बहू ने इतने प्यार से बनाया है तो यही खा लेते हैं। पुलाव तो बड़ा अच्छा बना है,
लेकिन शाम को हम सब ये सब कुछ और खाएंगे। ऐसा करना, आप शाम को सबके लिए मटर पनीर और पूरी बना देना। फिक्र ना कीजिए, अब मैं आ गई हूँ तो आप सबको ऐसे बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जेठानी अपनी ननद से, इसको लगता है कि ये बहुत अच्छी कुक है, पर इसको ये नहीं पता कि ये हमारे जाल में फंस रही है। अब खाना बनाते बनाते इसकी हालत बेकार हो जाएगी, लेकिन अच्छा है। शाम को रिया फिर रसोई में गई और सबके लिए खाना बनाने लगी, लेकिन इतने लोगों के लिए मटर पनीर और पूड़ियां बेलते बेलते उसकी हालत खराब हो गई। सासू माँ, मटर पनीर और पूड़ी रेडी है, सब लोग टेबल पर बैठ जाइए। रिया बेटी, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। सच में तूने तो सबके दिल जीत लिए। आज के बाद इस घर में खाना मेरी छोटी बहू ही बनाएगी। सही कहा तुमने, बहू तो सच में भगवान का रूप है। सासू माँ, ससुर जी, मैं बचपन से ही बहुत छोटे परिवार में रही हूँ और मेरा परिवार बहुत छोटा है, इसलिए मैं ये इतने बड़े परिवार में रहकर सबकी सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन सच तो ये था कि अंदर ही अंदर अब वो इतने बड़े परिवार से किलसने लगी थी। कभी कोई उसके कमरे में घुस जाता तो कभी कोई उससे कुछ न कुछ खाने की फरमाइश करता रहता। अब रिया बेचारी की सुबह से शाम बस खाना बनाते ही हो जाती। सभी परिवार वाले अब उसके खाने की तारीफ करते रहते, क्योंकि उनके परिवार में मुफ्त में ढेर सारा खाना बनाने वाली बहू के रूप में नौकरानी जो मिल गई थी। रिया अब अकेले ही पूरे परिवार का खाना बनाती थी। रिया बेटा, आज हमारे घर दूर से रिश्तेदार आ रहे हैं और वो सब लोग तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना ही खाना चाहते हैं। ये लो, पहले ये सब मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए कम थे जो और आ गए। ठीक है सासू माँ, कितने लोगों के लिए खाना बनाना है? 80 लोगों के लिए बना दो। ये बात सुनकर रिया शॉक्ड रह गई। समझ नहीं आ रहा आखिर इतना बड़ा परिवार बना कैसे होगा। खैर छोड़ो, बनाना तो है ही। रिया रसोई में चली गई और बड़बड़ाने लगी। आज पता लग गया बड़े परिवार होने का नतीजा। इतना खाना तो मैंने अपने मायके में इतने सालों में नहीं बनाया होगा। अब कभी रिया वेजिटेबल पुलाव भी बनाती तो उसे बड़े से पतीले में भर भर के बनाने पड़ते। अब अगले 1 हफ्ते तक वो लगातार भरी गर्मी में सभी घर वालों और मेहमानों के लिए खाना बनाती रहती है, और एक रोज तो वो चक्कर खाकर बेहोशी हो गई। सचिन जी, आपकी वाइफ कोई हलवाई का काम करती है क्या? क्योंकि इसकी बॉडी में तेल और मसाले के तत्व चिपके हुए हैं। अरे नहीं नहीं डॉक्टर, हम ऐसे वैसे थोड़ी हैं। मेरी बीवी किसी होटल में काम करेगी, आप तो मुझे जानते ही हैं, पर ऐसा तो अक्सर उन्हीं के साथ होता है जो घंटे घंटे रसोई में काम करती हैं। डॉक्टर साहब ने रिया को 2 दिन के लिए एडमिट कर लिया और बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। ये मेरी ही गलती थी, जो छोटी बहू से ही मैंने सब काम लिया और बड़ी बहू और अपनी बेटी से उसकी मदद करने के लिए भी नहीं कहा। आज हमारे कारण छोटी बहू मरते मरते बची है। कुछ दिन बाद रिया घर आ गई। सब लोग ध्यान से सुन लो, रिया से कोई अब खाना नहीं बनवाएगा। मुझे इसकी हालत काफी टाइम से दिखाई दे रही थी, पर मैं कुछ बोलता तो तुम लोग मुझे बीवी का गुलाम बोलते, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। अब डॉक्टर ने इसको 2 महीने के लिए रसोई घर से दूर रहने को बोला है। ये बेचारी इतने बड़े परिवार पाकर कितना खुश थी, लेकिन इसे क्या पता था कि इसके लिए मुसीबत बन जाएगी। रिया बेटी, अब तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, कम से कम 1 साल तक। ससुर जी, मुझे तो बड़ा परिवार पसंद था। उस दिन के बाद से रिया को कोई काम नहीं करने दिया उसके पूरे परिवार ने, और अब रिया ज्यादा से ज्यादा आराम करती। और फिर कुछ समय बाद सचिन ने घर में एक नौकरानी रख ली, जिससे अब रिया को काफी आराम मिला।